गाइस फिर से एक बार और स्वागत है आपका। इस बार जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं मोस्टली वो नीट से रिलेटेड है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस जेई से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बनाए हैं। अब रिसेंट ईयर में जो नीट से रिलेटेड सवाल आए हैं आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो 2-3 सवाल हम सॉल्व करेंगे वो एवरेज पावर के ऊपर होगा, ठीक है। एवरेज पावर या पावर लॉस भी आप कह सकते हो। एसी सर्किट से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका कि फॉर्मूला क्या बनता है आइए देखते हैं एक बार। इट इज़ VRMS IRMS cos phi, ठीक है। जहाँ पे ये जो होता है ये पावर फैक्टर होता है cos phi और ये चेंज होके बनता है VRMS IRMS इंटू R/Z, ठीक है। cos phi की वैल्यू R/Z हो जाती है। हमने थियरी में ये पढ़ा है कैसे हो जाती है। सो हमें इन्हीं फॉर्मूलेस के इस्तेमाल करके फ़िलहाल 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर कुछ और। आइए देखते हैं कि इन्हें कैसे करना है। सबसे पहला जो हमारा सवाल है जो नीट 2016 फेज़ 1 में आया हुआ था, क्वेश्चन सेज एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, ठीक है। इंडक्टर है 20 मिली हेनरी, अ कैपेसिटर 50 माइक्रोफेराड, कैपेसिटर 50 माइक्रोफेराड। दोस्तों आगे रेजिस्टर के बारे में भी दिया हुआ है 40 ओहम। तो साफ सीधी बात है कि ये एक RLC सीरीज सर्किट हो सकती है जिसमें हमें इम्पेडेंस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। जब RLC आ जाए तो हमें इम्पेडेंस Z याद आना चाहिए, √R² प्लस XL माइनस XC होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये रहा R कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ EMF दे रखा है V = 10 sin 340t। द पावर लॉस, अगेन पावर लॉस शब्द याद रहे, इन AC सर्किट इज डैश। सो पावर लॉस क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, समझाया। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इट इज़ गिवन बाय VRMS दैट इज एवरेज पावर, VRMS IRMS इंटू cos phi। हम लिख सकते हैं VRMS IRMS इंटू R/Z। वो सभी नौजवान जो इस सवाल को खुद सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा पुश करिए, क्योंकि देख के सॉल्व करना एक अलग बात है और अपने खुद के मेथड से सॉल्व करना एक अलग बात है। वही लोग स्कोर कर सकते हैं जो खुद से सॉल्व करेंगे। पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। चलिए देखिए, सो पावर एवरेज VRMS IRMS cos phi। cos phi की जगह पे मैंने लिख दिया है R/Z। दोस्तों अब IRMS है तो उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, आप शॉर्टकट में कर सकते हो। IRMS = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस इन तीनों के वजह से है तो उसको इम्पेडेंस कहेंगे और वो बन जाएगा VRMS/Z। IRMS = VRMS/Z, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। IRMS = VRMS/Z, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। देख लीजिए कितना सुंदर सा इक्वेशन बनने वाला है। VRMS इंटू, देखिए IRMS के जगह पे VRMS/Z, VRMS/Z इंटू अगेन व्हाट वी हैव R/Z। सो दोस्तों VRMS इंटू VRMS आपको मिल जाएगा V² RMS। तो हमें पावर की एक वैल्यू मिलने जा रही है। देखिए पावर इज V² RMS इंटू R अपॉन Z², Z इंटू Z²। ये हमने एक इक्वेशन तैयार कर लिया है। अब इस इक्वेशन में कैसे सब्स्टिट्यूशंस हम करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। आप इस इक्वेशन को देखिए, इससे आप V0 निकाल सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, V = V0 sin ωt, जो E = E0 sin ωt, जो हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं AC में, तो V = V0 sin ωt कह लो, चाहे E = E0 sin ωt कह लो। तो यहाँ कंपेयर करने के बाद अगर आप इसको कंपेयर करो, V = V0 sin ωt, तो V0 देखो V0 की वैल्यू क्या मिल रही है हमको दोस्त, 10 मिल रही है। सो V0 हमको मिल गया 10, ओके। ओमेगा का भी इस्तेमाल हम करेंगे। ओमेगा हमें कितना मिल रहा है, देखिए 340। सो हम ओमेगा यहाँ लिख तो लेते हैं, ओमेगा मिल गया हमको 340। चलिए ठीक है, ये हमें मिल गया ओमेगा। अब V0 आपने क्यों निकाला सर? क्योंकि हमारे मेन इक्वेशन में
VRMS है, और VRMS को ना भूलो, VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन रूट 2। याद आया? VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन रूट 2। तो यहां VRMS के जगह पे मैं ये पुट करूंगा, उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, ओम भट्ट स्वाहा हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। पावर इज इक्वल टू, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें Z भी फाइंड करना होगा, तो आप लोग Z फाइंड कर लीजिए आपस में। सो पावर इज इक्वल टू यस V स्क्वायर RMS। व्हाट इज VRMS? साइलेंटली देखिए, V0 बाय रूट, कोई टेंशन नहीं है, कोई घाई नहीं है, तो वहां मैंने V0 बाय रूट 2 सब्सटीट्यूट कर दिया उसके जगह। अब उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू साथ में क्या आ गया दोस्तों? R, नीचे आ गया Z स्क्वायर, नीचे आ गया Z स्क्वायर। V0 का स्क्वायर V0 स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, उसको नीचे ला लेंगे। सो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर V0 स्क्वायर, है ना, इंटू R अपॉन ये 2 नीचे आ गया, ट्वाइस Z स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों V0 की वैल्यू तो मन ने पता है 10 होती है, 10 दी हुई है, इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल लिया है, बच्चा भी निकाल लेगा। लेकिन मारे को अभी Z की वैल्यू से मतलब है, एक बार Z की वैल्यू आ जाए, इक्वेशन पुट कर दिया, आंसर आ जाए, क्योंकि V0 भी है R भी है, सिर्फ अपने पास Z नहीं है। तो चलिए Z फाइंड करते हैं। अब इतना तो आप खुद कर सकते हो। एक RLC सर्किट में Z की होता है, बताओ Z की होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर अंडर रूट, R की वैल्यू दे रखी है 40, देखिए तो 40 स्क्वायर, है ना, प्लस XL नहीं पता तो XL को ओमेगा L कर दो, XC को ओमेगा C कर दो। सर ओमेगा और L कहां से लाएंगे? अरे भैया ओमेगा तो दे रखा है, ओमेगा 340, देखो यहां पे देखो, ओमेगा 340 कंपेयर करने से ओमेगा कितना आया भाई? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, तो ओमेगा कितना आया? 340, और L भी दे रखा है। आइए L, ओमेगा L फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा L इज ओमेगा 340 इंटू L इज 20 मिली हेनरी, शब्दों पे ध्यान दो, मिली हेनरी। सो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ओके, ये हो गया ओमेगा L। C का इस्तेमाल करके 1 अपॉन ओमेगा C फाइंड कर लो, कर सकते हो। ओमेगा L ये रहा, और 1 अपॉन ओमेगा C फाइंड कर लो। सो 1 अपॉन ओमेगा वही है 340 इंटू C दे रखा है दोस्तों 50 माइक्रोफेराड। फिर से मैंने बोला शब्दों पे ध्यान दो, माइक्रो दे रखा है, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो देखिए दोस्तों ओमेगा L मिल गया और 1 अपॉन ओमेगा C मिल गया। ये दोनों और ये एक तीसरा, 1 2 3, इनका इस्तेमाल वहां करना है, ये एक और ये एक, इनकी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब 340 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, देखिए, सो 340 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो गया ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा C 340 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर, बस आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है, टेंशन मत लेना। ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 34 2 कर दो, 0 0 2 जीरोस है, 2 0 को ये 3 0 के साथ क्या कैंसिल कर सकते हो कर लो। सेम यहाँ 34 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 2 0 है, उन 2 जीरोस को 10 टू द पावर माइनस 6 के साथ क्या कर सकते हो वो कर लो। उसके बाद इनको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे 40 स्क्वायर है, तो इससे आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी, वो Z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कर सकते हो। तो जो भी वहां से Z की वैल्यू आएगी, V0 कितना दे रखा है हमको, देखो 10, तो ये आया 10 का स्क्वायर इंटू, सॉरी पावर चाहिए हमको, पावर इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर, ये आया 10 का स्क्वायर इंटू R दिया है 40, तो 40 अपॉन ट्वाइस, यहां से क्या मिलेगा Z, तो उसका भी क्या कर देना स्क्वायर। इस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा
0.51 वैट। दोस्तों इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना, ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया है, कैलकुलेशन आप बिल्कुल कर सकते हो। यहां से हमने क्या फाइंड किया है, Z। सवाल को एक बार समझ लो, सिंपल सा सवाल था, VRMS IRMS cos phi, cos phi को R by Z कर दिया, IRMS को क्या कर दिया, VRMS by Z, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन तीनों की वजह से होगा, इसलिए इंपेडेंस। बस उसके बाद इसके जगह ये आ गया, इन दोनों का स्क्वायर, Z का भी स्क्वायर, ये आ गया V स्क्वायर RMS इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। भैया VRMS क्या होता है, V0 बाई रूट 2, तो उसके जगह पे आ गया V0 बाई रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 नीचे आ गया, इक्वेशन बन गई। अब हमको सिर्फ Z की वैल्यू निकालनी है, और इस इक्वेशन को देखेंगे तो V0 मिल जाएगा, ओमेगा यहां से मिल जाएगा, ओमेगा इंटू L कर देंगे तो ओमेगा L मिल जाएगा, L दिया हुआ है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C कर देंगे, C भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 0.51 वैट। नोट इट डाउन। अब जैसा कि ये हलवा सवाल कहता है, क्या कहता है देखते हैं। ये भी नीट 2015 फेज 1 का क्वेश्चन है। सवाल के हिसाब से रेजिस्टेंस R ड्रॉस पावर P। एक कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है सिर्फ, और वो पावर P ड्रॉ कर रहा है। कोई रेजिस्टेंस मतलब कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सब कंसेप्ट पे है यहाँ। When connected to an AC source of an inductance, अब जब तक वो AC सोर्स से कनेक्टेड नहीं था, वहां से यहां तक का सवाल, तो वो P पावर ड्रॉ कर रहा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद कर लो, चाहे क्लास 10th याद कर लो, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R होता है। यहां हम RMS लेते हैं तो VRMS V स्क्वायर RMS बाई R होता है। ये वहां तक का ही सिंपल टॉपिक है। बाद में when connected to an AC source of an inductance, मतलब उसमें रेजिस्टेंस तो है, दूसरे केस में रेजिस्टेंस तो है, साथ में उसको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया जिसमें क्या है, एक इंडक्टेंस। तो अब इंडक्टर भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया, R भी आ गया, L भी आ गया, है ना। तो अब पावर बनेगा VRMS IRMS cos phi, याद करो। फिर अब बनेगा इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। उस इंडक्टर को इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा दिया, सच दैट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स Z। सीधी बात है, जब रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आ जाता है तो वो तो इंपेडेंस बन जाता है। देन पावर ड्रॉन विल बी, अब पहले पावर कितनी ड्रॉ हुई वो तो मैंने आपको बता दिया, बाद में कितनी होगी ये इन्होंने पूछा है। पहले हम लिख लेते हैं इनकी कंडीशन। सो इट इज VRMS, बताइए फॉर्मूला, VRMS IRMS cos phi, और जिस cos phi को हम किससे बदल देते हैं, R by Z। IRMS के जगह आ जाता है VRMS अपॉन, याद करिए, Z आ जाता है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो VRMS अपॉन Z इंटू R अपॉन Z, V स्क्वायर RMS इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। ये इंपेडेंस वाले सर्किट में पावर का फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशंस की तरफ ध्यान दीजिए। पहली कंडीशन जब सिर्फ रेजिस्टर लगा था, ये ब्रैकेट वाली कंडीशन, तब जो पावर थी वो थी V स्क्वायर बाई R। सिर्फ R क्यों? क्योंकि तब तक कोई इंडक्टर नहीं था, तो इंपेडेंस नहीं लेना है, V स्क्वायर बाई R, VRMS स्क्वायर बाई R ले लेंगे। दूसरे कंडीशन में ये है हमारी पावर, देखिए यही हमसे पूछा है, P डैश V स्क्वायर RMS इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। यही हमारा दूसरे कंडीशन का फॉर्मूला है, हमारा आंसर भी यही होना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा तो आंसर कहीं से इससे मैच नहीं हुआ, लेकिन दूसरी सर्किट को पहली सर्किट में जोड़ा गया। तो VRMS हम कैसे निकाल सकते हैं यहां से? तो V स्क्वायर RMS की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहां से P इंटू R।
बड़ी माथापच्ची करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा था, तरीका तो आसान था, अरे सिंपल सा एक कन्वर्जन था, v स्क्वायर आर एम एस पी इंटू आर। अब v स्क्वायर आर एम एस के जगह पे p इंटू आर सब्सटीट्यूट कर दो, तो देखो इसी में p इंटू आर, ये v स्क्वायर आर एम एस के जगह पे क्या हो गया, p इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर। भैया r इंटू आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया p इंटू आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है आप जानते हो, तो p डैश इज इक्वल टू p इंटू आर बाई जेड होल स्क्वायर। देखते हैं कहीं कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, p इंटू आर बाई जेड होल स्क्वायर, ये रहा आपके सामने, नोट करो। तो भैया ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, ये भी पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद अपने जो एबिलिटी है उसको चेकअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखिए AIPMT 2000 समथिंग 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC एंड AC वोल्टेज सोर्स, एन AC वोल्टेज होना चाहिए, एन AC वोल्टेज सोर्स आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, एंड ही रहेगा, राइट। एक RLC मतलब रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और वोल्टेज का सोर्स, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, RLC, इनको इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया है, समझ गए आप। आगे क्या बोला जा रहा है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन L इज रिमूव्ड, L को रिमूव्ड कर दो, RC बचा, फ्रॉम द सर्किट द करंट इन द सर्किट इज π/3। इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड, मतलब L को पहले L हटा दिया तो π/3 बचा। इफ इंस्टेड का मतलब अगर मैं L रहने दूं और C को हटा दूं, इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस अगेन बिकम्स π/3। अब फेज डिफरेंस होना चाहिए यहां पे, करंट के बजाय यहां फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस अगेन बिकम्स π/3। द पावर फैक्टर, देखिए आ गया हीरो हमारा, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज ये। कई बार मिस्टेक्स होती है जहां से क्वेश्चन लिखे जाते हैं, बट आप कंडीशन समझ गए। एक RLC सर्किट है, उसमें से पहले L हटाया तो पावर फैक्टर π/3 आया, फिर बाद में L रहने दिया, C हटाया तो भी पावर फैक्टर π/3 आया। तो हम दोनों केसेस की मदद से सॉल्व करेंगे। केस 1 सबसे पहले, तो जिससे हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं tan phi XL माइनस XC अपॉन R, जिसमें जो XL माइनस XC है ये इसका पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड लेना है हमें, मॉड में लेना है। सो दोस्तों इसके दो केसेस बोले गए हैं कि इफ L इज रिमूव्ड, अगर L रिमूव कर देंगे तो tan phi बन जाएगा XC अपॉन R, जैसा कि मैंने बोला है कि पॉजिटिव डिफरेंस, आप बोलेंगे माइनस XC अपॉन R, बट उसका पॉजिटिव डिफरेंस लेना होता है। tan phi इज इक्वल टू XC अपॉन R, और अगर हम L को रहने देते हैं, C को हटा देते हैं, तो tan phi बन जाएगा XL अपॉन R, जैसा कि आप देख रहे हो। इफ L इज रिमूव्ड, L इज रिमूव्ड, और यहां इफ C इज रिमूव्ड, tan phi π/3 आ रहा है, π/3 वो वैल्यू आ रही है उसकी, फेज डिफरेंस मतलब phi की वैल्यू आ रही है, तो वो किस पे आती है, √3 पे। तो tan phi की वैल्यू क्या बन जाएगी, √3, है ना, √3। अब π/3 आप जानते हैं 180 डिवाइडेड बाई 3, 60, सो √3, tan 60 √3, सो √3 इज इक्वल टू XC बाई R। तो XC की वैल्यु आई √3 इंटू R, ये देखिए यहां पे फिर से फेज डिफरेंस वही है, π/3, 180 डिवाइडेड बाई 3, tan 60 फिर से √3, सो √3 इज इक्वल टू फिर से XL बाई R, मतलब XL की वैल्यू R इंटू √3, मतलब √3 इंटू R। ये देखिए इससे क्या साबित हो रहा है दोस्तों, कि जो XC की वैल्यू वही XL की वैल्यू है। तो हम लिख पाएंगे देयरफॉर XC इज इक्वल टू XL।
तुरंत बच्चों का दिमाग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अरे पर उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, हमें इससे लेना देना है, हम यहाँ आना है। एक्सएल और एक्सी अगर सेम है, दोनों अगर सेम है तो उनका माइनस क्या आएगा, 0। तो हमें मिलेगा tan phi इज इक्वल टू 0 अपॉन r, मतलब phi की वैल्यू आ गई बेटा 0, समझे। तो अगर phi की वैल्यू 0 आ गई, हमें पावर फैक्टर पूछा है, पावर फैक्टर की होता है cos phi, पावर फैक्टर क्या होता है cos phi, cos phi इज द पावर फैक्टर, याद रख लो, दिमाग में भर लो, cos phi इज द पावर फैक्टर। cos phi पूछा है तो cos ऑफ 0, क्योंकि phi क्या है 0 और cos ऑफ 0 होता है 1। ऑप्शन आ गया हमारा 1 10 10 10, नो डाउन।